नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां हम उठाते हैं आपके हक की आवाज, हम पूछते हैं आपके लिए सवाल। पहरेदार में आज हम फोकस करेंगे देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर। देश में हेल्थ केयर सिस्टम की सेहत कैसी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको देश के किसी दूर दराज के इलाके में जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी आपको बीमार सिस्टम के सबूत मिल जाएंगे। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लगने वाली लंबी कतार, अस्पतालों के बाहर सड़कों पर इंतजार करते हैं मरीज और डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट के लिए तरसते रह जाते हैं। ये सब बेहद आम है। वहीं दूसरी ओर हमारा देश खुद को मेडिकल टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनाने की कोशिश में लगा है। इन विरोधाभासों के बीच कहां खड़ा है एक मरीज, क्या है उसके अधिकार और देश के हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार के लिए क्या करने की जरूरत है, इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहा है एक खास पैनल। मेरे साथ हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डॉक्टर पुनीत बेदी, दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा जी, वकील और हेल्थ एक्टिविस्ट अशोक अग्रवाल और जेएनयू में सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ की एसोसिएट प्रोफेसर रमा बारू। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि इतने सारे सवालों का कुछ तो क्रेडिबल जवाब हमें आज मिल पाएगा। लेकिन डॉक्टर पुनीत बेदी, पहला सवाल ये, हम मेडिकल टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनना चाहते हैं, लेकिन बेसिक इलाज के लिए भी मरीज क्यों स्ट्रगल कर रहा है भारत में? नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई हेल्थ पॉलिसी थी नहीं डे वन से। एक सरकार के बड़े सारे काम होते हैं, उसमें से एक हेल्थ भी होना चाहिए था, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर होता है। तो शुरू से कोई विजन, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई प्लानिंग नहीं गई। पब्लिक हेल्थ, प्राइवेट हेल्थ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर, या जो कोर होना चाहिए था टीचिंग हॉस्पिटल्स, जो यहाँ पे नए डॉक्टर आएंगे जब नया देश बना था, तो हर सिस्टम में एक मेजर फ्लॉज रहे। हम पहले बहुत फैमिली प्लानिंग के साथ ऑब्सेस थे और अब शायद कुछ सालों से इम्यूनाइजेशन के, तो बेसिकली हम थर्ड हैंड या फोर्थ हैंड WHO या यूनिसेफ का एजेंडा पुश करते रहे। अपने समाज की और अपनी पॉपुलेशन की प्रायोरिटीज हमने नहीं देखी। बाकी ये बात जो मेडिकल टूरिज्म है, मेरे को लगता है इससे बड़ी इंसल्ट एक इंडियन सिटीजन की नहीं हो सकती कि देश में लोग सड़क पे मर रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा और हम क्लेम कर रहे हैं कि हम सारी दुनिया से मरीज लाके उनका कोई 5 स्टार हॉस्पिटल्स में इलाज कर रहे हैं। हेल्थ पॉलिसी ही कभी नहीं रही जिस पर एक विचार किया हो, इसीलिए हम देखते हैं अपने जीडीपी का बहुत ही छोटा हिस्सा हेल्थ केयर की तरफ जाता है, ऑलमोस्ट 1% से थोड़ा सा ज्यादा। शैलजा जी, आप पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी रही हैं, दिल्ली में अभी जो कुछ हो रहा है, अब डेंगू कोई सरप्राइज नहीं है, हर साल इस सीजन में ऐसा होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर बार बार सरप्राइजिंग नहीं लगता? क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? फर्स्ट टाइम एबोला जैसी चीज नहीं है, H1N1 एकदम आ रहे हैं, वैसे नहीं है, ये बिल्कुल नोन है। साउथ ईस्ट एशिया में काफी फैला है, WHO ने भी उन चेतावनी दी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दी थी। तो इन लोगों ने पहले तो MCD ने, मुझे लगता है कि कोई वेक्टर कंट्रोल मेजर्स किए नहीं। उसके बाद जब एकदम से डेंगू के केसेस आने लगे और लोग मरने लग गए, फिर ये चौंक बैठे और इनके पास बेड्स नहीं थे, क्योंकि बेड्स में तो वैसे ही आम तौर पे ओवरक्राउडिंग। आपको लग रहा है अशोक जी डेंगू ने पूरी पोल खोल दी? सबसे ज्यादा खुल के आया कि दिल्ली सरकार सो रही थी और उसको जागना चाहिए था, जानते हुए कि डेंगू आ गया है, डेंगू लोगों को तंग करने लगा है, लेकिन राजनीतिक जो लड़ाई है आपस की, उन लोगों उसकी वजह से उन्होंने उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया बजाय डेंगू को निपटाने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए। और जहां तक ये मेडिकल टूरिज्म की बात है, मैं पूरी तरीके से डॉक्टर बेदी से सहमत हूं। और अब देखिए क्यूबा में भी मेडिकल टूरिज्म क्यूबा अट्रैक्ट कर रहा है। क्यूबा बहुत छोटा सा देश है और वहां पे मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज पूरी फ्री है एट ऑल लेवल्स टू ऑल पीपल। उन्होंने भी ये कहा कि हम मतलब 160 के ऊपर पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। देखिए, उन्होंने ये बोला कि मेडिकल टूरिज्म आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले अपने जो लोग हैं उनका केयर करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे डॉक्टर बेदी अब कह रहे हैं कि भाई यहाँ देखिए ना नमूना, यहाँ तो लोग पटरियों पे मर रहे हैं। आप विदेशियों की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर लेंगे, पर अपने देशवासियों को सिंपल केयर भी नहीं दे पाने में आप फेल साबित हो रहे हैं। रमा बारू मेरे साथ जेएनयू से जुड़ी हुई एसोसिएट प्रोफेसर हैं। रमा जी, WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर सिर्फ 2.71 बेड है। ये आंकड़ा बहुत चिंताजनक है, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा चिंता और यूं कहे कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि हॉस्पिटल्स रिफ्यूज करते हैं पेशेंट को एक बेसिक केयर देने से क्रिटिकल केसेस में। ये कहां के एथिक्स हैं?
आप इन सब पर भी काम करती आई हैं, मुझे बताइए ये कौन सा एथिक है जो एक हॉस्पिटल को कहता है कि वो ब्रेस्ट पेशेंट को क्रिटिकल केयर के टाइम में रिफ्यूज करे? ये तो बिल्कुल अनएथिकल है। ये इसमें सिर्फ अनएथिकल नहीं है, ये एक्चुअली एक डिनायल ऑफ बेसिक राइट्स है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर इतने मतलब एक ईज के साथ जो इन्होंने रिफ्यूज किया है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी से हमें समझ में आता है कि इनकी पावर और होल्ड क्या है स्टेट के ऊपर, और वो लास्ट में किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं होंगे। सो दिस इज एब्सोल्युटली एन एथिकल वायलेशन एंड इट इज अनएक्सेप्टेबल। हम ये कह रहे हैं कि हमें अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं शैलजा मैम? अकाउंटेबल आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो कानून, ओवरसाइट, क्लिनिकल लॉ चाहिए जिसमें पब्लिक हेल्थ के लिए एनफोर्समेंट एजेंसी हो। वही डॉक्टर्स तो एनफोर्समेंट नहीं करेंगे, उनके पास और भी काम है। एनफोर्समेंट रेगुलेशन चाहिए, वो नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कंधे पे ये सारा कुछ डाल दिया है, जबकि मेडिकल रेगुलेशन अलग बात है। कंज्यूमर के पास कई चीज जाते हैं, आपका गीजर काम नहीं कर रहा, आप उसके इसमें ये मुकाबले करना क्योंकि मर रहा है और उसको मेडिकल नेग्लिजेंस था, मेडिकल मेल प्रैक्टिस था, वो कौन देखेगा? हमारे पास उस किस्म का लॉ नहीं है। नंबर 2, मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहती हूँ कि पब्लिक हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज दो अलग सेक्टर्स है। ये सब लोगों को जानना होना चाहिए। और पब्लिक हेल्थ एक बिल्कुल सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्ल्ड वाइड कोई भी पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है प्राइवेट सेक्टर। ये मैं आपसे अग्री करती हूँ। और ऐसे अशोक जी, आपके पास कई मरीज आते हैं कि उन्हें बोला गया कि आप जाइए क्योंकि आपके पास वो इनिशियल एडवांस पेमेंट देने के लिए नहीं। ये है सच्चाई हमारे मेडिकल सिस्टम की? हमारे यहाँ तो जो कोलैप्स करा हुआ सिस्टम है, एक्चुअली हेल्थ सिस्टम जो है कोलैप्स किया हुआ है। सिर्फ कुछ सेक्शंस इंश्योरेंस वाले हैं, सरकारी लोग हैं और या पैसे वाले लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है। बाकी जो मास है उसको तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे देश में ये है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। राइट टू पब्लिक हेल्थ जो एक कानून नहीं है, मतलब जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर स्टेट सब्जेक्ट से आप कॉन्करेंट लिस्ट में लाए, फिर आप फंडामेंटल राइट बनाया, फिर एक नेशनल लॉ बनाया, इस तरीके की जरूरत है इस देश के अंदर। उसके बगैर क्या है, आप चैरिटी बेस्ड है। अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि गांव वाला जो है, गांव का डॉक्टर एक पेशेंट को भेज देता है तहसील में, तहसील वाला भेज देता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाला भेज देता है स्टेट कैपिटल में, और स्टेट कैपिटल वाला कहता है सीधा तू जा एम्स में चला जा दिल्ली। ये हो रहा है वहां। मतलब कोई उन लोगों को देखने वाला कुछ नहीं है। उन लोगों से हम जब पूछते हैं कि भाई आप क्यों दिल्ली आए हैं, तो कहने लगे कि वहां पर जो है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। और जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उधार लेकर, कर्ज लेकर अपना इलाज करवाते हैं। इसी पर मैं फोकस करने वाली हूँ आगे अपनी बातचीत में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, और आज हम केवल एक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे हैं। इस देश में वो तमाम कंज्यूमर जिन्हें जिंदगी के किसी न किसी पॉइंट पर एक हेल्थ केयर की जरूरत होती है, उन सब की बात रख रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं JNU जा, मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर रमा बारू। रमा मैम, एक गवर्नमेंट ड्राफ्ट हेल्थ पॉलिसी बताती है 2015 में ओवर 63 मिलियन लोग थे जिन्होंने पॉवर्टी का वो इसलिए शिकार हुए क्योंकि उनके हेल्थ केयर के खर्चे इतने थे। ये नंबर जो है इतना स्टार्टलिंग है। ये कॉस्ट, हेल्थ केयर की कॉस्ट इतनी जो महंगी हो रही है, इसमें आम मरीज जो एक गांव में अपना जमीन बेचकर और घर बेचकर आ रहा है, उसे एक प्रॉपर केयर भी नहीं मिलती है जब वो दिल्ली जैसे शहर में पहुंचता है। बिल्कुल, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये तो बढ़ते जा रहा है, एंड इसकी जो इलाज हो रही है वो बहुत पीसमील हो रही है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जो पब्लिक सेक्टर जो बहुत ही वीक है, और ये जो प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ गई है और बहुत पावरफुल हो गई है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये कोई नियम पालने वाला नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे प्राइवेट सेक्टर की प्रॉब्लम है, मगर ज्यादातर, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस हो गई है उनकी कि कोई भी हमारे को नीदर लॉ नॉ पॉलिटिशियंस हमें कंट्रोल करेंगे। तो इसकी वजह से वो
प्राइसिंग में सेटिंग नहीं है, क्वालिटीज में सेटिंग नहीं है, बहुत कुछ रेगुलेटरी इश्यूज निकले हैं जिन्होंने मिस शैलजा चंद्रा ने भी इसके बारे में अलूड किया था। एक बीमारी है आपको, आप अगर 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे या 4 प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, एक ही बीमारी के वो 4 अलग इलाज आपको बता रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना है, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है। तो मरीज डॉक्टर भरोसे नहीं रहे तो भगवान भरोसे रहे या फिर दम तोड़ दे। हाँ, मैं इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक मेडिकल स्टुपिडिटी, मतलब मेडिकल नॉलेज ही नहीं है जिससे डायग्नोसिस बन सके, और दूसरा शेयर एब्सोल्यूट मेडिकल क्रोकेडरी, मतलब बिल्कुल ओवर चार्जिंग, ओवर ऑपरेशन, स्केयरिंग द पेशेंट, यूजिंग द कैंसर वर्ड टू स्केयर पेशेंट टू गेट बिना बात के इलाज कराने, दोनों स्टेप्स हैं। लेकिन जो कॉस्ट रियलाइजेशन की रमा बात कर रही थी अभी, उसका वेरियस स्टेप्स हैं। कि तो इंडिविजुअल डॉक्टर है जो अपनी पर्सनल इनकम बढ़ाने के लिए ज्यादा ऑपरेशन करता है या ज्यादा मरीज देखने के लिए कट कमीशन देता है पकड़ने के लिए। दूसरा हॉस्पिटल्स हैं, छोटे बड़े, छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल जो जनरली, जिनको मैं मेडिकल ढाबाज कहता हूं, वो एक मेक शिफ्ट से होते हैं, 2-4 डॉक्टर मिलकर कुछ बना लेते हैं। और एक बहुत बड़े लार्ज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं जो उसको प्रोडक्ट की तरह बेचते हैं। जैसे उनकी एनुअल जो सेल्स फिगर्स हैं, दे आर द टारगेट्स आर द ओनली, मतलब कितने आपने इन तीनों लेवल नहीं, बहुत 1 मिनट, गिव मी 1 मोर मिनट। तो उसमें कितने आपने सिजेरियन किए, कितने हिस्टेक्टमी करी, कितने मरीज ठीक हुए, उस पे आपकी टर्नओवर नहीं देखी जाती, पर कितने का सर्जरी हुई, चाहे वो रिक्वायर्ड थी या नहीं। तीसरा स्टेप, अब जो कॉस्ट सडनली बहुत एस्केलेट करी पिछले 20 साल में सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन के बाद, वो बहुत हेवी यूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज जो डंप करती हैं यहाँ सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड्स, और बिना और मेजर कट्स कमीशंस देके वो मोटिवेट किया जाता है पेशेंट्स को करने। मतलब पेशेंट अपने घर से चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से इलाज कराने आया हो और वहां पे शायद डॉक्टर ने फ्री देखा हो, लेकिन जब वो सीटी एमआरआई कराने यूसुफजई की मंडी में जाता है जहां पे 40 सेंटर्स हैं, तो उसका कट कमीशन वही डॉक्टर के पास जाता है और उसी मोटिव से जाता है। नेक्स्ट स्टेप उसका है जो ड्रग कंपनीज, वो जो हमेशा से ही बदनाम रही हैं, जो एक ही दवाई, जैसे डायबिटीज का 1 महीने का इलाज 10 रुपए महीने में भी हो सकता है और 10 लाख में भी हो सकता है। क्या कौन सी दवाई डॉक्टर प्रिपेयर करेगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उस पर? तो ड्रग कंपनीज का होल्ड मेडिकल प्रोफेशन पे है, मेडिकल प्रोफेशनल्स पे है, मेडिकल प्रोफेशनल्स का होल्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ओनर्स पे है जो एमबीए करके आते हैं। खुलेआम धंधा चल रहा है। बिल्कुल नहीं, सबको पता है, मतलब जाने न जाने, गुली न जाने, बात तो सारा जाने, सबको मालूम है, सबको मालूम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ सारी बेईमानियां सबको नीचे से ऊपर तक मालूम है। मरीजों का और सारी अथॉरिटीज, मरीजों का क्या अशोक जी? देखिए, मरीज तो भगवान के भरोसे है, अल्लाह के भरोसे है। यहाँ का जो आम आदमी है ना, जिसको मेडिकल सर्विसेज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, वो अल्लाह के भरोसे है। अभी थोड़ी बहुत ही जो उम्मीद है ना, वो यहाँ के हिंदुस्तान की अदालतों पे है, क्योंकि अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अगर कोई इमरजेंसी केस है तो कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, इंडिविजुअल, प्राइवेट, सरकारी, कोई नहीं मना कर सकता, उसको स्टेबल करना पड़ेगा, और उस वक्त मनी की भी डिमांड नहीं कर सकता। सरकार के भरोसे नहीं बैठे मरीज, कुछ नहीं कर रही है सरकार। एक पॉलिसी, एक जो पॉलिसी चाहिए वो भी हम लैक कर रहे हैं, तो सरकार पर भरोसा ही नहीं छोड़ना करना है। देखिए, जब तक ये हेल्थ, एजुकेशन भी, बट हेल्थ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता है, तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर ध्यान नहीं देंगी। 20-30 सालों से, मैं समझती हूँ 1990 में ये चेंज आ गया। उसके बाद लगातार ये जो बहुत कम जो राशि देते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, इसीलिए देते कि उनको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड्स हो, ब्रिजेस हो, फ्लाईओवर्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे और वोट्स मिलेंगे। ये हेल्थ में पैसे डालने से क्या वोट्स मिलने हैं? लेकिन जब पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता है तो ब्लेम गेम ज्यादा बन जाता है। जब कोई मुद्दा बना ही किसी को भी आप दोषी पाएंगे तो हमेशा वो किसी और के कंधे पे डालेगा। यहाँ पे ओबामा केयर क्या चीज है? सबसे बड़ा मुद्दा था यूएस में, पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फाइट किया गया ओबामा केयर पे। इतना बड़ा देश, इतना अमीर देश, यहाँ पे इतना गरीब देश, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज काम नहीं कर रहे हैं, रूरल एरियाज में लोग पीड़ित है और डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, एम्स तक पहुंच जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना है। जिस दिन ये पॉलिटिकल करप्शन पे मुद्दा बन गया, हिल गई कोई गवर्नमेंट्स। शीला दीक्षित के तो 3 टर्म की गवर्नमेंट गई, ये पॉलिटिकल, ये जो करप्शन वाला मामला की कीमत भी मुद्दा बन जाती है। लेकिन हेल्थ पर किस तरह से आप एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, इस पर कोई सोच नहीं है। लेकिन मेडिकल टूरिज्म हॉटस्पॉट तो जरूर बनाएंगे। पैदार में हम आपके हक की बात ही कर रहे हैं। वापस आइए इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। पहलदार में हम बात कर रहे हैं हमारे जर्जर होते हेल्थ केयर सिस्टम की, और इसमें एक नई शक्ति डालने के लिए क्या करने की जरूरत है ताकि आपका हक ना मारा जाए। मेरे साथ जेएनयू से रमा बारू हैं। रमा मैम, आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर एक मरीज जो कि पहुंचता है अस्पताल में, उसके क्या हक होते हैं? आखिर उसे सर्विस चाहिए हॉस्पिटल से, उसके क्या हक होते हैं? उनके कई हक होते हैं, मगर सबसे मुख्य जो हक है वो ये है कि जब मैं एक हॉस्पिटल पहुंचता हूं, वहां पे मुझे कोई केयर का डिनाई नहीं होना चाहिए। और मेरी हक होती है कि मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन मिले, जो मेरे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, और मेरी कॉस्ट जो इंकर करना है मुझे, उसका भी कुछ अंदाजा तो जरूर बताना चाहिए। अगर हम ये डेंगू केसेस जो दिल्ली में हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जांच करके समझें, उनके जो केसेस थे वो कह रहे हैं कि जाके कोई भी किसी भी व्यक्ति को ये बताया नहीं गया कि कितना कॉस्ट होगा। पहले उनसे पैसा मांगा गया था, उनको डिनाई किया गया था, और आखिरी में जब बहुत सीरियस हो गया, ये बच्चों की केस की बात कर रही हूं मैं, उनको ये भी बताया नहीं गया कि उसके लास्ट स्टेजेस आ गए हैं। सो ये कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए एक पेशेंट को, वो नहीं हो रहा है। और एक मूवमेंट जो बनना चाहिए वो हक के दौरान बनाना ही चाहिए कि ये पेशेंट्स राइट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल। तो जो आपके हक है, अधिकार हैं, डॉक्टर बेदी, आप जो डॉक्टर्स हैं बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास समय का है उसको समझाने का कि आपकी बीमारी बात करने का समय नहीं होता। सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, डॉक्टर्स के पास बात करने का वक्त नहीं है। तो ये तो कंज्यूमर के हक की अनदेखी हर दिन हो रही है। सबसे बड़ा मिथ है कि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता। बहुत टाइम होता है। टाइम आप कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो पेशेंट आया दूर से, आप एवरेजली, इनफैक्ट दिल्ली में डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब बहुत ज्यादा डॉक्टर हैं जो चाहिए। स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, जीपीस की कमी है शायद। तो ये कभी बहाना नहीं चलता मेरे पास। लाइक आप अगर शो करती हैं, आप कहेंगे मेरे पास शो करने का टाइम नहीं, तो फिर आप करते हैं क्या दुनिया में? मरीज अगर आप देखते हैं तो मरीज से बात करने का ही तो टाइम होता है और कुछ नहीं होता। और जो रमा ने आपको समझाया कि पूरी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे डॉक्टर हैं इसलिए कर रहे हैं, बुरे डॉक्टर नहीं है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस का एब्सोल्युटली फॉलो करनी है कि पेशेंट को पूरा प्रोविजनल डायग्नोसिस, पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, उनका कितना खर्चा आएगा, कितने दिन में, और कितने परसेंटेज सक्सेस है किसी सर्जरी की, क्या ड्रग्स डिस्पोजेबल्स यूज होंगे उसमें, क्या उनके साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशन 1% से ज्यादा पेशेंट में होगी उसकी डिटेल में इन राइटिंग पेशेंट को बताना है। और ये कोई लॉजिक नहीं है कि डॉक्टर के पास टाइम नहीं, टाइम बहुत होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमने काम किया, प्राइवेट में भी किया, और हमारे पास होता है टाइम। यानी ये आपके हक की बात है, ये सवाल आप जरूर पूछिए। उनके पास वक्त नहीं है, ये बहाना कभी चलेगा ही नहीं। लेकिन क्या करने की जरूरत है ओवरऑल पिक्चर में? शैलजा जी, आपकी आइडिया क्या है? क्या करने की जरूरत है इसे सुधारने के लिए? हमें कुछ सीखना चाहिए बाकी देशों से। यूएसए में ये होता था, इमरजेंसी केसेस को रफा दफा करके निकाले जाते थे। उन्होंने एक लॉ लाया जिसका नाम एमटाला है, और शॉर्ट में एंटी पेशेंट डंपिंग लॉ। हमारे लॉ कमीशन ने उसके ऊपर एक नकल नहीं, पर उन्होंने इंडियन कंडीशंस के लिए लॉ बनाया 2006 में। अगर वो लॉ आए तो नंबर 1, ये इमरजेंसी केसेस को कैसे डील करना है वो लीगल तौर पे होगा। दूसरा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजने में आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है तो भेजने ही पड़ेगा, पर किस हालत में कैसे भेजना, इसका पूरा उस लॉ में दिया है। पॉलिसी लेवल पर बहुत काम करने की, नियमों के लेवल पर काम करने की जरूरत है अशोक जी। लेकिन तब तक मरीज क्या करे? देखिए, हमारे देश में सरकारों को कानून द्वारा लोगों को हक देना चाहिए था, राइट टू पब्लिक हेल्थ, वो नहीं दिया। आज 30,000 बेड है प्राइवेट हॉस्पिटल में, और दिल्ली सरकार के पास हमारे 1,000 बेड है, 10,000 बेड है। क्यों नहीं उल्टा हो जाता कि दिल्ली सरकार के पास जहां 70% लोग गरीबी रेखा के आसपास हैं, वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल प्रमोट हो रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल प्रमोट नहीं हो रहा है। गरीब आदमी को कहीं भी इलाज फ्री नहीं मिल रहा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता है, अगर मैं आपके चैनल से लोगों को बताना चाहूंगा,
कि वो अदालत की तरफ जो है रुख करें, जहां भी उनको ये अधिकार मना करते हैं। मुझे लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरखास्त दें, मुझे लगता है लोगों को रिलीफ मिलेगा। चलिए, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जाहिर तौर पर काम बहुत बड़ा है, लेकिन करना जरूरी है। हमें यही इजाजत दीजिए, नमस्कार। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपके हक की आवाज बुलंद करेंगे।